नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में। मैं हूं प्रीति। बीते कुछ दिनों से भारत पाकिस्तान एलओसी पर चल रही गोलीबारी से शांति बहाली की कोशिशों को धक्का लगा है। पाकिस्तानी गोलीबारी के बाद भारत ने कड़ा रुख दिखाते हुए उच्च स्तरीय बैठक बुलाई और पूरे मामले पर पाकिस्तान से सफाई मांगी है। मामला दिलचस्प इसलिए है क्योंकि महज हफ्ते भर पहले रूस के उफा शहर में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नवाज शरीफ मिले तो दोनों ने साझे बयान में शांति की वकालत की। लेकिन एक दिन भी नहीं गुजरा कि पाकिस्तान के एक मंत्री ने कश्मीर राग अलापते हुए बेहतर हो रहे रिश्तों में खटास घोल दी और उसके बाद तो एलओसी पर तनातनी का दौर जारी है। हम पाकिस्तान के दोहरे रवैये के साथ साथ दोनों मुल्कों के बीच की ताजा कूटनीति पर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का विशेष बदलते बोल। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से संघर्ष विराम के लगातार उल्लंघन पर भारत ने कड़ा विरोध जताया है। भारत ने गुरुवार सुबह दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायुक्त को विदेश मंत्रालय में तलब किया। हालात की समीक्षा के लिए गृह मंत्री ने एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। इसके अलावा भारत ने कथित जासूसी ड्रोन मार गिराने के पाकिस्तानी सेना के दावों का भी खंडन किया। दूसरी तरफ पाकिस्तान कश्मीर राग छोड़ने को तैयार नहीं दिख रहा है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि वो उफा में हुई सहमति की दिशा में आगे बढ़ने को तैयार है। पाकिस्तान ने कहा कि तनाव कम करने के लिए कूटनीतिक बातचीत का सहारा लेगा, लेकिन कश्मीर का समाधान एक तरफा तरीके से नहीं हो सकता। सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज़फायर उल्लंघन पर भारत ने कड़ा विरोध जताया। पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित को गुरुवार सुबह विदेश मंत्रालय में तलब किया गया। हालात की समीक्षा के लिए गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर समेत राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल भी मौजूद थे। NSA spoke to High Commissioner Abdul Basit on similar lines in New Delhi. There was no response from the Pakistani government to our démarche. Instead, intermittent firing continued in the Akhnur sector till 16:15 hours yesterday. Therefore, at 1700 hours, NSA again spoke to both our High Commissioner, who had taken up this matter with the Pakistani Foreign Secretary immediately, and with High Commissioner Basit. पाकिस्तानी सेना ने गुरुवार को जम्मू कश्मीर के अखनूर और आरएसपुरा सेक्टर में फिर से भारी गोलाबारी की, जिसमें एक भारतीय महिला की मौत हो गई, जबकि 2 फौजियों समेत 6 लोग घायल हुए। तड़के हुई फायरिंग में सीमावर्ती इलाकों के लोग गुस्से में हैं और कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। रात को 2 बजे से फायर चालू हुआ है यहाँ पे और अनसेसरी इतना फायर हुआ है कि कुछ कह नहीं सकते। और अभी जो 6:30 बजे फायर हुआ उसमें हमारे 3 लोग बरसालपुर में जख्मी हुए हैं, जो 2 बासपुर उधर भेज दिया बख्शीनगर हॉस्पिटल, एक आरएसपुरा में है। और अभी कुछ लोगों के घरों के बाहर बम गिरे हैं, उसमें से कुछ बम फटे नहीं है और कुछ फट गए। बम तो काफी गिरे हैं, गिनती का कोई शुमार नहीं है, 20 की तो है जहाँ पर लोगों ने जगह देखे हैं। बाकी मसला ये है कि फायरिंग और फायर तो रात से हो रहा है, मगर सुबह से तो अभी खेतों पर लोग जा रहे थे तो ज्यादा फायर हुआ है। बीते कुछ दिनों से कश्मीर इलाके में संघर्ष विराम के लगातार उल्लंघन के बीच पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने भारतीय सेना के ड्रोन विमान को मार गिराया है। पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि भारतीय सेना ड्रोन के जरिए पाकिस्तानी सीमा के भीतर जासूसी कर रही थी। पाकिस्तानी सेना ने एक क्षतिग्रस्त ड्रोन का फोटो भी जारी किया, लेकिन भारत ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि किसी भी कथित ड्रोन से भारत का कोई लेना देना नहीं है। भारतीय सेना ने कहा है कि उसका कोई ड्रोन क्रैश नहीं हुआ। पाकिस्तान ने इस मुद्दे पर भारतीय उच्चायुक्त को तलब किया था और बढ़ते तनाव को देखते हुए भारतीय सेना ने कहा है कि वो नियंत्रण रेखा पर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। The photograph of the drone in question indicates that it is not of Indian design, nor of any UAV category held in the inventory of the Indian Armed Forces. It appears to be of Chinese design and is commercially available off the shelf. The surveillance grid is in place and we are fully alert and geared up for any kind of eventuality. Indian Army will deal with any kind of eventuality which takes place on the LOC. हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच रूस के उफा शहर में बातचीत के लिए सभी विवादों को सुलझाने पर सहमति बनी थी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की मुलाकात में तय हुआ था कि दोनों देश बातचीत के जरिए तनाव कम करने की दिशा में काम करेंगे। लेकिन कुछ घंटों बाद पाकिस्तान ने अपने सुर बदल दिए और सीमा पर सीजफायर का उल्लंघन शुरू हो गया। It was obvious that the Pakistani military establishment has vetoed the joint statement. And now the Pakistani military establishment is sending a very clear signal by the firing which is going on the international border and the line of control. तो जो भी नवाज शरीफ वहाँ बोल के आए थे 5 पॉइंट पे जो एग्रीमेंट हुआ था उसको नाकारा करने के लिए दोबारा सीज फायर एक्टिव उन्होंने पुंछ में भी कैजुअल्टी हुई है, अखनूर में भी हुई है। तो ये तो साफ जाहिर था। भारत तो चाहता है सिंसेरिटी है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से नवाज शरीफ सिंसियर है लेकिन आर्मी सिंसियर नहीं है। और जब तक आर्मी को साथ मिला के नवाज शरीफ नहीं चल पाएंगे रिश्तों में कोई सुधार नहीं आएगा। सीमा पर बढ़ते तनाव और संघर्ष विराम की घटनाओं ने पाकिस्तान की मंशा फिर से जाहिर कर दी है। रूस के उफा शहर में ऐसा लग रहा था कि भारत और पाकिस्तान निकट भविष्य में रिश्तों में गर्माहट लाएंगे, लेकिन हालिया घटनाओं ने रिश्ते में फिर से खटास खोल दी है। जानकारों के मुताबिक पाकिस्तान की दोस्ताना पहल पर भरोसा करना बेहद मुश्किल है। पाकिस्तान का पॉलिसी इंडिया के साथ अमन के रिश्ते के तरफ नहीं है। पाकिस्तान का पॉलिसी हमें अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि बिल्कुल 100% किस तरह से किसी भी तरह से भारतवर्ष को हानि पहुंचाया जाए, ये उनका पॉलिसी है। हाल के दिनों में हुई घटनाओं ने भारत और पाकिस्तान के बीच शांति बहाली के प्रयासों को धक्का पहुंचाया है। पाकिस्तान में सरकार, सेना और आईएसआई के बयानों में भारी अंतर उभर कर सामने आए हैं। विपिन चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पर पाकिस्तान का दोहरा रुख एक बार फिर सामने आया है। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के सुर इतनी जल्दी बदल जाएंगे, ये हैरानी की बात जरूर है। आखिर हैरानी क्यों ना हो? 10 जुलाई को रूस के उफा में पाकिस्तान ने भारत से मुंबई हमले की जांच में सहयोग का वादा किया, लेकिन 2 दिन बाद ही इससे मुकर गया और भारत से और सबूतों की मांग कर डाली। मुलाकात में गर्मजोशी, अमन बहाली की कोशिश, दोस्ती की नई पहल। रूस के शहर उफा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ के बीच 10 जुलाई को मुलाकात में ये नजर आई। दोनों नेता अरसे बाद मिल रहे थे। चर्चा के लिए आधे घंटे का वक्त मुकर्रर था, लेकिन मुलाकात 55 मिनट से ज्यादा चली। ऐसे माहौल में बेहतर रिश्तों की उम्मीद जागना लाजमी था। बैठक के बाद रिश्तों में गर्माहट और नई ताजगी की चाह उस वक्त भी दिखी जब शीर्ष नेताओं की बैठक के बाद दोनों देशों के विदेश सचिव साझा बयान पढ़ने आए। पाकिस्तान ने पहली बार आतंकवाद की भारत की परिभाषा को ज्यों का त्यों माना और मुंबई हमले में जांच के लिए सहयोग का वादा किया। Both leaders condemned terrorism in all its forms and agreed to cooperate with each other to eliminate this menace from South Asia. आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सहयोग के पाकिस्तान के इस रुख पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गर्मजोशी दिखाई। उन्होंने 2016 में पाकिस्तान जाने की बात कही। जाहिर था रूस के उफा में दोनों देशों के बीच रिश्तों की नई शुरुआत हो रही थी। Prime Minister Nawaz Sharif reiterated his invitation to Prime Minister Modi to visit Pakistan for the SAARC summit in 2016. Prime Minister Modi accepted that invitation. 2 दिन बाद 13 जुलाई 2015 इस्लामाबाद पाकिस्तान की सरजमी से नवाज शरीफ के रक्षा सलाहकार सरताज अजीज का बयान आया। सरताज ने उफा के बयान से पलटते हुए मुंबई हमले की जांच पर चौंकाने वाला बयान दे डाला। पाकिस्तान ने मुंबई हमले में भारत से और सबूतों की मांग कर डाली। इतना ही नहीं, आतंकवादी ज़कीउर रहमान लखवी की आवाज का नमूना देने से भी इनकार कर दिया। On Mumbai trial, our view has been and was so in this meeting as well that we need more evidence and information to conclude the trial. The reference to additional information is the recognition of the need for more information is needed to expedite the trial. Mr. Nawaz Sharif also sought information on the progress made on the trial
of Samjhota Express terrorist incident. सरताज अजीज यहीं नहीं रुके, उन्होंने कश्मीर का पुराना राग भी छेड़ दिया। The 10 July meeting with the Prime Minister of India was not the formal start of any dialogue process, but it served an important purpose to achieve an understanding that both neighbors must reduce tension and hostility in order to constructively engage in a structured dialogue on all issues of bilateral and regional interest, including the core issue of Jammu and Kashmir. हालांकि बीजेपी ने सरताज अजीज के बयान को ज्यादा तवज्जो नहीं दी और उफा के साझा बयान पर ही बातचीत आगे बढ़ाने की बात कही, लेकिन राजनीतिक हलकों में कड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिली। हर देश के पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करना चाहती है और लगता है वो ये कई सारे स्टेटमेंट जो पिछले 2 दिन से अलग अलग सोर्सेज से जो आ रहे हैं तो वो अपनी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए एड्रेस्ड हैं। हमारे जो फोकस और गाइडिंग प्रिंसिपल, गाइडिंग फोर्स जॉइंट स्टेटमेंट होगा, ऐसा ही मैं मानता हूँ। हम समझते हैं, हम लोगों ने पाकिस्तान के साथ बहुत समय तक प्रयास किए हैं और हम समझते हैं कि कहाँ पर रुकावट होगी, कहाँ पर गतिरोध होंगे, और इस सरकार ने ये समझ लिया कि ये गतिरोध नहीं आएंगे। मुझे बड़ा आश्चर्य था कि सरकार ऐसा इंप्रेशन इस देश को देने का प्रयास कर रही है। अच्छा हुआ कि जल्दी पता लग गया। अब सतर्क हो जाएं, अब समझदारी से आगे काम करेंगे तो मैं समझता हूं सफलता के चांसेस ज़्यादा होंगे। लखवी वाला मामला या फिर आतंकवाद की बातें, इस पर एक ऊंचे स्तर पर प्रधानमंत्री के मुंह से जो बात निकलती है कि हम क्या करेंगे या क्या नहीं करेंगे, और जो वादे किए जाते हैं वो उनकी ऊंचाई जो है, और ये तमाम चाहे ये सरताज साहब हों या पाकिस्तान से कोई और लोग बोलें या अदालत में पब्लिक प्रोसिक्यूटर कुछ बोले, वो सतह बहुत नीची है। ये पहला मौका नहीं है, पाकिस्तान पहले भी बयानों से पलटता रहा है। भारत मुंबई हमलों से जुड़े पर्याप्त सबूत पाकिस्तान को सौंप चुका है, लेकिन वो जांच को लेकर कोई गंभीर पहल करता नजर नहीं आ रहा। अमिताभ अरुण दुबे, राज्यसभा टीवी। कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के रवैये की कलाई बार बार उतरती रही है, कभी युद्ध विराम उल्लंघन को लेकर तो कभी आतंकवादियों को पनाह देकर। लेकिन हाल के दिनों में पाक अधिकृत कश्मीर में दखलंदाजी की कोशिश पर पाकिस्तान को करारा जवाब मिला। पीओके के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को चेतावनी दी कि वो पीओके पर दावेदारी की कोशिश ना करे। वाघा बॉर्डर पर ये रोजमर्रा की तस्वीरें हैं। दोनों तरफ के सैनिक एक दूसरे के इतने करीब होते हैं कि वो एक दूसरे को छू लें, लेकिन अमृतसर और लाहौर के बीच की ये सीमा कश्मीर तक जाते जाते तनातनी में बदल जाती है। दोनों मुल्कों के बीच कश्मीर का मसला लंबे समय से विवाद की जड़ बना हुआ है, लेकिन पाकिस्तान का रुख इस पर कभी एक जैसा नहीं रहा। बार बार समझौते हुए, लेकिन बार बार उसके सुर बदले। पाकिस्तान के ताजा रुख पर पाक अधिकृत कश्मीर के प्रधानमंत्री अब्दुल मजीद ने नवाज शरीफ को कड़े शब्दों में चेतावनी दे डाली। पाकिस्तान के वित्त मंत्री इश्लार ने गिलगित और बाल्टिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा करार दिया था, जिसके बाद पाक अधिकृत कश्मीर के प्रधानमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि ये इलाका जम्मू और कश्मीर का हिस्सा है और पाकिस्तान इसे अपने भीतर मिलाने की कोशिश से बाज आए। वो तो वहाँ पर पूरी डेमोग्राफी चेंज कर दी पाकिस्तान ने, प्लेन पीपल ले जाके वहाँ पर सेटल कर दिए सारे, तो उनकी जो स्ट्रक्चर था पॉपुलेशन ही बदल दी। वो तो बहुत साल से लंबे रस्ते से किए जा रहे हैं। अब इसका फ़ायदा भारत उठाना चाहता है या उठा सकता है, ये तो समय बताएगा, क्योंकि वो उससे भारत और पाकिस्तान के बीच में सुधार नहीं आने वाला हालातों में। असल में पूरा मसला चीन और पाकिस्तान के बीच बन रहे आर्थिक गलियारे से जुड़ा है। भारत ने जब गिलगिट और बाल्टिस्तान के रास्ते इस कॉरिडोर के गुजरने पर आपत्ति जताई तो पाकिस्तान ने पूरे इलाके पर दावा ठोक दिया, लेकिन खुद पाक अधिकृत कश्मीर के स्थानीय नेताओं ने जब पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी तो पाकिस्तान ने चुप्पी साध ली।
कश्मीर पर कब्जा करने की पाकिस्तान लंबे समय से कोशिश कर रहा है और समय समय पर इस पर दावेदारी भी ठोकता रहा है। हाल ही में जबरदस्त विरोध के बावजूद गिलगित और बाल्टिस्तान में पाकिस्तान ने चुनाव करवाया। भारत ने इन चुनावों को अवैध करार दिया और कड़े शब्दों में निंदा की। The election in Gilgit and Baltistan on June 8, under the so-called Gilgit-Baltistan Empowerment and Self-Government Order, is an attempt by Pakistan to camouflage its forcible and illegal occupation of the regions. Farce election, it's a camouflage to perpetuate its occupation. It should be condemned. We should know that this is an occupied territories. It is a part of Jammu and Kashmir, and it's a very strategically located region, of Gilgit, Baltistan, Hunza, and Nagar. गिलगित बाल्टिस्तान को भारत अभिन्न हिस्सा मानता है, लेकिन पाकिस्तान लंबे समय से इस पर दावेदारी जता रहा है। फिलहाल ये इलाका पाक अधिकृत कश्मीर के दायरे में आता है, लेकिन गिलगित बाल्टिस्तान में पाकिस्तानी हरकतों के विरोध में स्वर उठने को भारत की रणनीति जीत के तौर पर देखा जा रहा है। विपिन चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और फिलहाल यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कि आखिर कमजोर स्वास्थ्य और शिक्षा के बदले पाकिस्तान क्यों बढ़ा रहा है अपना रक्षा बजट। पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर। सीमा पार से गोलीबारी, भारत ने जताया कड़ा विरोध। देखिए पहली खबर, सीमा पर गोलीबारी, आज रात 8 बजे। Today we bring to you the Benami Transactions Prohibition Amendment Bill 2015. I feel that there is a lot of overlapping and there may not be any certainty of the action that may be taken under this act. If we have to challenge the bill or the act on the basis of saying that it's a retrospective effect, you have to show that the offense was not a continuing one. Watch Law of the Land, Saturday at 6:30 p.m. on Rajya Sabha television. पाकिस्तान एक तरफ जहां आतंकवाद के खिलाफ दोहरा रवैया अख्तियार करता रहा है, तो दूसरी तरफ इस साल रक्षा बजट में 11% का इजाफा भी किया है। जानकारों के मुताबिक रक्षा बजट में बढ़ोतरी से साबित होता है कि पाकिस्तान किसी भी कीमत पर हथियारों की होड़ को कम नहीं करना चाहता है। हालांकि रक्षा बजट बढ़ाने के पीछे उसने आतंकवाद से लड़ाई का हवाला दिया है। सीमा पार से सीज फायर उल्लंघन की ये ताज़ा तस्वीरें कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान सीमा पार से अमन में खलल डालने की लगातार कोशिश करता रहा है। इस साल 5 जून को पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में वित्त मंत्री इशाक डार ने 2015-16 के लिए बजट पेश किया। इसमें उन्होंने रक्षा बजट को 11% बढ़ाकर 780 बिलियन रुपए कर दिया। रक्षा बजट में इजाफे के पीछे पाकिस्तान ने उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में तालिबान के साथ बढ़ते संघर्ष का हवाला दिया, तो वहीं भारत के साथ बढ़ते तनाव का तर्क भी दिया। बीते 3 साल से पाकिस्तान लगातार रक्षा बजट बढ़ाता रहा है। 2013-14 में पाकिस्तान का रक्षा बजट 627.22 बिलियन रुपए था, जबकि इस दौरान उसने स्वास्थ्य के लिए 9.863, शिक्षा के लिए 59.277 बिलियन रुपए का प्रावधान किया। 2014-15 में पाकिस्तान ने रक्षा पर खर्च के लिए 700.148 बिलियन रुपए रखे, जबकि स्वास्थ्य पर 10.01 और शिक्षा पर 64.01 बिलियन रुपए का प्रावधान किया गया। वित्त वर्ष 2015-16 के लिए पाकिस्तान ने रक्षा बजट को बढ़ाकर 780 बिलियन रुपए कर दिया, जबकि इस साल स्वास्थ्य के लिए 16.42 और शिक्षा के लिए 75.58 बिलियन रुपए तय किए गए हैं। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के नाम पर पाकिस्तान अमेरिका से बड़ी आर्थिक मदद लेता रहा है, लेकिन जानकारों के मुताबिक
वो इसका एक बड़ा हिस्सा हथियारों की खरीद पर खर्च करता रहा है। विपिन चौहान के साथ अमिताभ अरुण दुबे, राज्यसभा टीवी। और अब आपको बताएंगे कौन है ज़कीउर रहमान लखवी, क्यों इसे भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आतंक का दूसरा नाम कहा जाता है। पाकिस्तान की सरपरस्ती में ये हैवान भारत के खिलाफ कई बार साजिशों को अंजाम दे चुका है। लखवी यूं तो भारत में कई आतंकी हमलों में शामिल रहा, लेकिन मुंबई के 26/11 हमले के मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर वो भारत के सबसे बड़े गुनहगारों में से एक बन गया। भारत पर हुए इस सबसे बड़े आतंकी हमले के पीछे था ज़कीउर रहमान लखवी। हमले में एकमात्र जीवित बचे आतंकी अजमल आमिर कसाब ने लखवी के नापाक मंसूबों की दास्तां बयां की। पाकिस्तान की कोर्ट में दाखिल चार्जशीट के मुताबिक पंजाब प्रांत के ओकारा का निवासी लखवी लश्कर तैयबा का कमांडर है। संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबंधित सूची में शामिल लखवी ने ही मुंबई पर हमला करने वाले 10 आतंकियों का चुनाव किया। लखवी ने आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी और हमले के निर्देश भी दिए। लखवी जमात-उद-दावा के प्रमुख हाफिज सईद का करीबी रिश्तेदार बताया जाता है। लखवी लश्कर के आतंकियों में चाचा के नाम से मशहूर है। वो कश्मीर में आतंकी हमलों की कमान संभालता था और भारत के खिलाफ लश्कर का आत्मघाती दस्ता भी उसी ने तैयार किया। 2006 में मुंबई में सीरियल बम धमाकों का मुख्य आरोपी लखवी ही था। इन बम धमाकों में 200 लोग मारे गए थे। इसके बाद लखवी ने 2008 के मुंबई हमले की साजिश रची। आतंकी कसाब को हमले के लिए लखवी ने ही तैयार किया और उसके घर वालों को 1.5 लाख रुपए भी दिए। यही नहीं, लश्कर के आतंकी डेविड हेडली को भी लखवी ने ही ट्रेनिंग दी थी। लखवी को 7 दिसंबर 2008 को पाकिस्तान की फौज ने पाक अधिकृत कश्मीर में लश्कर के कैंप से गिरफ्तार किया। भारत ने लखवी को सौंपने की मांग की, लेकिन पाकिस्तान ने इनकार कर दिया। भारत की ओर से दिए गए सबूतों के आधार पर लखवी और 6 दूसरे आतंकवादियों को 26/11 हमले का आरोपी बनाया गया। तब से ही पाकिस्तान में मुकदमा चल रहा है। लेकिन 18 दिसंबर 2014 को पाकिस्तान की आतंक निरोधी अदालत ने लखवी को 5 लाख के बॉन्ड पर जमानत दे दी। हालांकि भारत की कड़ी आपत्ति के बाद उसी दिन दोबारा लखवी को हिरासत में ले लिया गया। इसके बाद 29 दिसंबर 2014 को इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने लखवी को रिहा करने का आदेश दिया। इसके बाद मार्च 2015 में पाकिस्तान के पंजाब के ओकारा जिला समन्वय अधिकारी ने लखवी को कानून व्यवस्था का हवाला देकर 30 दिन की हिरासत में दोबारा रखने का आदेश दिया। लेकिन इसके खिलाफ लखवी ने लाहौर हाईकोर्ट में गुहार लगाई। पाकिस्तान की एक अदालत ने 9 अप्रैल को लखवी को रिहा कर दिया। लखवी की रिहाई पर अमेरिका, रूस, फ्रांस और जर्मनी ने चिंता जताई और वॉशिंगटन ने लखवी को फिर से गिरफ्तार करने की मांग की। दीपक डोभाल, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ आज के विशेष बदलते बोल में फिलहाल इतना ही। देश विदेश के मुद्दों पर राज्यसभा टीवी की विशेष पेशकश आगे भी जारी रहेगी। आपको दिखाते रहेंगे आम आदमी से लेकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर राज्यसभा टीवी का खास कार्यक्रम RSTV विशेष। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और देश और दुनिया के बाकी हाल के लिए देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।